हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में जो एटम चैप्टर, जो एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें आपने देखा था बच्चों कि जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में क्या आपने देखा था कि एटम के दो पार्ट्स होते, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन निकालना था। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एटम से रिलेटेड है उसे डिफाइन किया था किसने? रदरफोर्ड ने। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और इनकी स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स related to एटम। एटम से रिलेटेड है और इस टर्म्स के हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, एट फर्स्ट रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था एटॉमिक नंबर। अब देखिए, एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं बच्चों? आपने पहले पढ़ा भी होगा कि क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के डेफिनेशंस के लिए देखिए, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैंने बताया था कि एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और जो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करती, रिवॉल्व करती रहती है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन की नंबर है ना, इसे ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर के लिए द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन which is present in nucleus of atom, nucleus of atom is called atomic number. क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फिर आप यू भी तो कह सकते हैं, जेड इक्वल टू पी। सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब एटम जो है ना बच्चों, ये न्यूट्रल स्फीयर है। जितने प्रोटॉन्स इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मींस प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होती है। तो अब यू कह सकते हैं एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर which contains equal number of proton and equal number of electrons. Atom is an electrically neutral sphere which contains equal number of proton and equal number of electrons. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स P इक्वल टू E। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? Z इक्वल टू P इक्वल टू E। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट की यदि एटॉमिक नंबर मान लीजिए 10 है, तो प्रोटॉन भी 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। एग्जाम्पल के लिए ये है सोडियम। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। क्लियर है? तो बच्चों ये है एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है, एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है। एटम इज मेड अप ड्यू टू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स।
such as electron, proton and neutron. Proton and neutron are present in nucleus of atom, and electron always revolve around the nucleus. तो mass of electron is negligible with respect to mass of proton and neutron. So atomic mass defined by following concept. देखिए, अब एटॉमिक मास के लिए जो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, इन दोनों का जो सम होगा इसे ही हम एटॉमिक मास कहेंगे. द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which is present in nucleus of atom is called atomic mass. इसी को हम एटॉमिक मास कहेंगे. और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. So A equal to P plus N. It means N equal to A minus P. Is that clear? तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अब आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो डेफिनेशन रदरफोर्ड ने अपने कॉन्सेप्ट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिफाइन किया था. इसी तरह से अब नेक्स्ट है आइसोटॉप्स. अब आइसोटॉप्स हम किसे कहते हैं बच्चों? देखो, आइसो जहां भी वर्ड आ जाए ना, इसकी मीनिंग होती है सेम, और टॉप्स के लिए आप एटॉमिक नंबर लगा लो. तो हम यूं कह सकते हैं, ए स्पीसीज ऑफ सिमिलर एटम विच पोजेस द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास is called isotopes. A species of similar atom which possess the same atomic number but differ in atomic mass is called isotopes. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए, there are three isotopes of hydrogen element, such as at first है प्रोटियम, सेकंड है ड्यूटेरियम और थर्ड है ट्रेटियम. प्रोटियम को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं H11, ड्यूटेरियम H12, ट्रेटियम H13. अब जनरल एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल है X, एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A. जो नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में जो लिखा जाता है वो तो है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा गया है ये है सुपरस्क्रिप्ट, और ये होता है एटॉमिक मास. तो जो हमेशा एलिमेंट का जो सिंबल होगा इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर एटॉमिक मास सब. अब एटॉमिक नंबर 111 सेम है, एटॉमिक मास 1 2 3 डिफरेंट है. तो ये आइसोटॉप्स है. अब इस आइसोटॉप्स को देखिए, प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन की नंबर है 1, प्रोटॉन की
नंबर भी है 1 और न्यूट्रॉन है A माइनस पी 0। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 3 माइनस 2 है। तो आप क्या देख रहे हैं, आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर तो सेम होगी बट न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट होगी। हम यूं कह सकते हैं ए स्पीसीज ऑफ सिमिलर एटम which possess the same number of electron and proton but differ in number of neutron is called isotopes। क्लियर है? तो ये जो हाइड्रोजन है इनके 3 आइसोटॉप्स है। एक है प्रोटियम जो सबसे ज्यादा नेचर में पाई जाती है, नेचुरल एबंडेंस इनकी सबसे ज्यादा है 99.99%। ड्यूटेरियम नेग्लिजिबल और ट्राइटियम तो ना के बराबर, बहुत ही कम। इसी तरह से अदर एग्जांपल में आप ले सकते C612 C614। अब देखिए नंबर तो सेम है बट मास डिफरेंट है, तो ये भी आइसोटॉप्स है। क्लोरीन 1735 1737 है ना। तो अब देखिए बच्चों, जैसे आपने क्या कहा था H11 का नाम प्रोटियम दे दिया, H12 का नाम ड्यूटेरियम और H13 का नाम ट्रिटियम, ठीक इसी तरह से C612 और C614 का क्या नाम होगा? क्या कभी सोचा आपने? नहीं ना। अरे सोचना कहां है, क्योंकि इनका कोई नाम ही नहीं होता। तो याद रखना बच्चों, जो आइसोटॉप्स है इनका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, सीधा आप कह सकते हैं C612 C614। तो चलिए नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूं, देयर आर नो स्पेशल नेम ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का कोई स्पेशल नेम नहीं होता है। ऐसे क्लोरीन 17 और 35 17 और 37। अब आप ये सोच रहे होंगे क्लोरीन का मास तो हम 35.5 यूज करते हैं, इसमें तो कहीं भी नहीं है। तो देखिए जो आइसोटॉप्स है उन आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। देखिए इनको कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास के लिए 1735 1737, नेचुरल एबंडेंस जो है 35 वाले क्लोरीन की 75% है बच्चों नेचर में, और 37 है 25%। इट मीन्स 3:1। अब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना यदि आपको, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो इट मीन्स 35 3 जा 105 प्लस 37 1 जा 37 अपॉन में 4, तो 142 अपॉन में 4 4 3 जा 12 2 और 2 20 4 5 जा 20 फिर 2 4 5 जा 20। तो अब देखिए 35.5 यूनिफाइड मास AMU एवरेज एटॉमिक मास है। ऐसे ही C612 C614 का। तो बच्चों आइसोटॉप्स में क्या याद रखना है आपको, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। सिमिलर एटम का या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नंबर सेम है और न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट हो जाएगी। किसी में भी आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे कार्बन में यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नंबर सेम है, न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट है। तो ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, स्पीसीज ऑफ सिमिलर एटम्स which possess the same number of electron and proton but differ in number of neutrons। क्लियर? चलिए अब है नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार्स। अब देखिए आइसोटॉप्स का बिल्कुल अपोजिट है। आइसो मतलब सेम और बार्स मतलब एटॉमिक मास। ये वैसे याद रखने के लिए टेक्निक बता रहे बच्चों। वैसे बार तो प्रेशर होता है, केमिस्ट्री में आइसो बार्स में प्रेशर कांस्टेंट रख के हम स्टडी करते थे, बट यहाँ जनरल वे में बता रहा हूं कि आइसो सेम है, बार्स एटॉमिक मास है। तो ए स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which possess the same atomic mass but differ in atomic number is called isobars। A species of different elements which possess the same atomic mass but differ in atomic number is called isobars। एग्जाम्पल के लिए देखिए आर्गन 1840, पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। 18, 19, 20 डिफरेंट है ना, और मास 40, 40, 40। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पोटासियम का मास तो 39 है, मैंने मना कहाँ किया, है 39, बट 40 मास वाले भी पोटासियम एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो जिस पोटासियम का एटॉमिक मास 40 है वो आइसोबार्स है, किसका? आर्गन और कैल्शियम का। क्लियर है? तो ये है आइसोबार्स। इसी तरह से आइसोटोन्स, या इसी का नाम दे देते हैं आइसो न्यूट्रॉन्स। देखिए अब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे हम आइसोटोन्स कह देंगे। ए स्पीसीज ऑफ elements which possess the same number of neutrons but differ in number of electron and proton is called isotones। एग्जाम्पल के लिए देखिए C614, O816, इसमें न्यूट्रॉन की नंबर 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, इसमें न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, बहुत हार्ड से। So C614 and O816 isotone species। Similarly phosphorus 1531, 1632 sulfur, and 31 minus 15 equal to 16 and 32 minus 16 equal to 16, ये भी है। सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, आइसोटोन्स। तो बच्चों ये है आइसोटोन्स। इसी तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि आइसोटोन्स। और भी कोई एग्जांपल याद आ रहा है क्या? नहीं? देखिए बहुत सारे हैं। पोटासियम 1939, कैल्शियम 2040,
39 माइनस 19 इक्वल टू 20, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो ये सारे के सारे आइसोटोन्स है बच्चों, आइसोटोन्स की स्पीसीज है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अब है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी नाम से क्लियर बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ए स्पीसीज ऑफ एटम एंड आयंस which contains same number of electron but differ in number of proton and neutron is called isoelectronics। चलिए एक बात समझ में नहीं आई बच्चों कि कोई भी दो एलिमेंट की एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकती। ध्यान से समझिएगा, दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकती। लाइक आज कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन की 6 नाइट्रोजन की 7। तो यदि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो प्रोटॉन भी सेम नहीं है और जब प्रोटॉन सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में Z इक्वल टू P इक्वल टू E। फिर कैसे पॉसिबल है? कहीं ये डेफिनेशन गलत तो नहीं है? यदि डेफिनेशन सही है तो क्या पता ये होता ही ना? होता है बच्चों, होता है, बिल्कुल होता है। देखो एक गो यहां पे मैंने एटम और आयंस लिखा बच्चों। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया जा सकता है बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं। तो लॉस और गेन करने के बाद वो आयंस बन जाता, फिर इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम होगी। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 725। अब देखिए नाइट्रोजन में 25 है और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन N3 माइनस, N3 माइनस हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने का इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ये तो पता है। तो ये N3 माइनस, इनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 ऐड हो गए, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 है, 2 6, तो O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 है, 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, F माइनस, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन 10 है, 2 8, ना लॉस करना है ना गेन करना है, तो ऑब्वियसली नियोन 10 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 11 है, 2 8 1, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये Na प्लस इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Mg2 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 2 8 3, एल्यूमिनियम माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 प्लस इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन सभी स्पीसीज में एटम और आयंस सब में 10 10 10 इलेक्ट्रॉन थे। ये स्पीसीज कहलावा आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? तो इस तरह से आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होगी। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जब सेम होगी तो उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी एग्जांपल नहीं? देखिए फॉस्फोरस 3 माइनस 18, सल्फर 2 माइनस 18, क्लोरीन माइनस
18, आर्गन 18, पोटासियम प्लस 18, कैल्शियम प्लस 18, स्कैंडियम 3 प्लस 18, ये सारे 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा ये जो कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने 11th में भी देखा होगा। 11th की केमिस्ट्री में ये बातें थी, जो कि 12th में आपके एटॉमिक फिजिक्स बनी हुई है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने इनको डीपली करवाया है आपको, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसे मैंने नोटिस किया था, किसी को एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है, किसी को एटॉमिक मास नहीं। तो ये रदरफोर्ड ने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया था। फिर आगे नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया था। तो ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एटम विच इज डिफाइंड बाय रदरफोर्ड। देखिए बच्चों, अभी अभी आपने रदरफोर्ड के इंपॉर्टेंट टर्म्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की स्टडी किया। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सभी के अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। तो अभी तक तो इनके थे अच्छे दिन, अब देखिए इनके बुरे दिन आ गए। नहीं समझे? देखिए रदरफोर्ड ने तो अपना कॉन्सेप्ट दिया ही दिया, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम ये आ गई, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस निकल गई थी। तो वो लिमिटेशंस क्यों निकली, क्यों इस लॉ को लिमिट किया गया था, इनके पीछे क्या रीजंस रहे थे, तो वो लिमिटेशंस की हम स्टडी करते हैं। एनीवे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है, लेकिन फिर लिमिटेशंस तो आनी ही आनी थी, सबकी लिमिटेशंस आएगी। तो इनकी भी लिमिटेशंस आई थी। देखिए जैसे ये एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने बताया था। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड से पूछा गया था बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो क्या इनकी एनर्जी कम नहीं होती है? तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ एनर्जी जरूर डिक्रीज होगी, इमिट होगी। और जब एनर्जी इमिट होगी तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगी। तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। बोले जब एनर्जी डिक्रीज कर दी है तो फाइनली लास्ट में तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे न्यूक्लियस में ये फॉल कर जाएगी। तो यदि रदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि एनर्जी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियस में फॉल करेगी, तो इनकी लिमिटेशंस निकल गई। ये समझे? रदरफोर्ड अपनी ही बातों में उलझ गया कि एनर्जी डिक्रीज करेगी और न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो यू मीन इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में मूव करती है, और जो कि सही नहीं है। तो इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस रही थी। देखिए हम यूं कह सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल limited by other colleagues. According to him, when electron continuously revolve around the nucleus and energy emitted, then it can be jumped from higher energy level to lower energy level and lower to lower, finally falls into nucleus. It means electron revolve in spiral path, which is not true, और ये सही नहीं है। यही इनकी लिमिटेशंस रही। तो पहली ही लिमिटेशंस है इनकी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पाइरल पाथ which is not true. So Rutherford atomic model was rejected. तो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल इसीलिए रिजेक्ट कर दी गई। फिर इनके बाद रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कुछ नहीं बताया, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में। तो इस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट किया और फिर अब जो नेक्स्ट मॉडल होगा बच्चों वो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो अभी अभी आपने देखा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे रिजेक्ट किया, कैसे लिमिट हुआ। कोई बात नहीं, जब तक लॉ लिमिट नहीं होगी, रिजेक्शंस नहीं होगी, तब तक नई लॉ कैसे आएगी। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को संभव करने के लिए उसे क्रॉस क्वेश्चन करना ही होगा। कोई चीज हमेशा यूनिवर्स में स्टिल नहीं होती बच्चों। इट मीन्स ऐसा नहीं है कोई रिकॉर्ड हो, कोई लॉ है, कोई कुछ हो, एक ने बना दिया और दूसरा नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी ने आज एक रिकॉर्ड कायम किया है तो आने वाले समय में वो रिकॉर्ड टूटेगा और कोई दूसरा रिकॉर्ड कायम करेगा। तो इसीलिए एक लॉ, एक कॉन्सेप्ट स्टिल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आएंगे, तो कहने का मतलब रदरफोर्ड की लिमिटेशन है तो नील्स बोर की भी आएगी। नील्स बोर से आगे जाएगा तो और भी, डी ब्रोगली, सबकी लिमिटेशंस आ गई। एनीवे मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है टोटली रदरफोर्ड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाए गए थे, फिर इनकी लिमिटेशंस भी आई थी। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फिर एक बार रिमाइंड करके जा रहा हूं कि आज की क्लास में, आज के वीडियो में जो भी टॉपिक करवाया गया है उस टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख के समझना है, और कोई दिक्कत आए तो उसी टाइम कमेंट करके पूछना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।